किसी ने सच ही कहा है, जो लोग मेहनत का दामन नहीं छोड़ते उनकी जीत देर से सही लेकिन तय होती है। लेकिन बिहार के सीवान से सामने आई इस कहानी में मेहनत और जीत से ज्यादा बड़ा सवाल है, आखिर उस दिन प्रदर्शन के बीच AK-47 क्यों चली? क्या पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई या फिर पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवालों के पीछे कोई और सच है? अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है और सरकार के जवाब में ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो इस कहानी को और दिलचस्प बना देती हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर सीवान में उस दिन हुआ क्या था। इस रिपोर्ट में दरअसल छात्र और युवा संगठनों के प्रदर्शनकारी सीवान के गांधी मैदान में जुटे थे। इसके बाद उन्होंने JP चौक की तरफ मार्च शुरू किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए। बिहार सरकार के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस बल पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद मैरवा रोड और गोपालगंज रोड की तरफ से आए कुछ लोग भी इसमें शामिल हो गए। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव हिंसक स्थिति में बदल गया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पथराव में सीवान के पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हलफनामे के मुताबिक पूरे प्रदर्शन के दौरान 157 पुलिसकर्मी और 7 सरकारी कर्मचारी घायल हुए। पुलिस की 2 गाड़ियों और बड़ी संख्या में ट्रैफिक ट्रॉलियों को भी नुकसान पहुंचने की बात सरकार ने कही है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया। भीड़ के बीच एक कांस्टेबल फंस गया और फिर उसके हाथ में मौजूद AK-47 से 4 राउंड फायर हुए। अब सवाल उठना लाजिमी था, आखिर पुलिसकर्मी ने AK-47 क्यों चलाई? बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कांस्टेबल भीड़ के बीच फंस गया था और उसने आत्मरक्षा में हवा में 4 गोलियां चलाई थीं। सरकार का दावा है कि AK-47 से चली इन गोलियों से किसी प्रदर्शनकारी को चोट नहीं लगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार सरकार ने खुद माना है कि सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति में AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने बताया कि AK-47 प्लाटून स्तर का हथियार है और इसका इस्तेमाल विशेष अभियानों के लिए किया जाता है। यही वजह है कि जिस कांस्टेबल ने AK-47 से फायरिंग की थी उसे निलंबित कर दिया गया है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। साथ ही बिहार के DGP की तरफ से AK-47 के इस्तेमाल को लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है, अगर AK-47 से किसी को चोट नहीं लगी तो फिर प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 3 लोगों को गोली किस हथियार से लगी? बिहार सरकार के हलफनामे के मुताबिक भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक ASI ने अपनी 9 mm पिस्टल से 2 राउंड फायर किए, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए। सरकार का दावा है कि उन्हें AK-47 से गोली नहीं लगी और वे उस जगह मौजूद भी नहीं थे जहां AK-47 से फायरिंग हुई थी। अब सबसे अहम होगी बैलिस्टिक जांच। यही बताएगी कि गोलियां किस हथियार से चलीं, कितनी दूरी और किस दिशा से फायरिंग हुई। सरकार ने पुलिस बर्बरता के आरोपों को भी खारिज किया है और कहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जरूरी बल का इस्तेमाल किया गया। 22 से 25 जुलाई के बीच 69 FIR दर्ज हुई और करीब 500 गिरफ्तारियां हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 222 छात्रों और 75 किशोरों को रिहा किया गया। सरकार ने वीडियो फुटेज और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के साथ प्रदर्शनकारियों का निजी डेटा सार्वजनिक न करने के निर्देश भी दिए हैं और अब सबकी नजर बैलिस्टिक जांच और आगे की कार्रवाई पर है। सीवान में छात्रों पर AK-47 से हुई फायरिंग को लेकर सियासत अब और तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 19 अगस्त को पटना में राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा। तेजस्वी का सवाल है कि छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? उनका आरोप है कि सरकार ने सिर्फ एक सिपाही को सस्पेंड कर मामले से पल्ला झाड़ लिया, जबकि सीवान के SP पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है और 19 अगस्त को पार्टी के विधायक, MLC और कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से राजभवन तक मार्च करेंगे। सभी लोकसभा के जितने सांसद हैं, राज्यसभा के जितने सांसद हैं, सब लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और कई दिनों से पार्लियामेंट चल रहा था और पार्लियामेंट में सबसे बड़ा जो इशू था कि जिस हिसाब से छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई, बिहार की धरती पे जो हुआ,
वो पूरे देश ने देखा और पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये अद्भुत और पहली बार ऐसी स्थिति बनी पूरे देश में। इससे पहले भी बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक किसी पर AK-47 जो है सीने पे तान के, खासतौर पे जो मासूम छात्र जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उनको निशाना लगाया गया। तो आखिर ये किसके आदेश पे हुआ? आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले मेदांता में, पटना में जब भर्ती थे ये 3 छात्र, हम खुद स्वयं जाकर के उन लोगों से भी मुलाकात की, पार्टी द्वारा आर्थिक सहयोग भी किया गया है। लेकिन सरकार, चाहे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, सभी लोगों ने मुंह में दही जमा बैठने का काम किया। इस इशू पर लगातार विपक्ष और देश जानना चाहता है उनसे कि ये ऐसी घटना जहां छात्रों पर गोली चलाई जा रही है AK-47 से, आखिर इसका गुनहगार कौन है? जब बातें बढ़ी तो एक मामूली से सिपाही को सस्पेंड करके पल्ला झड़ने की बात हुई। यानी साफ है ये लोग जवाब देने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि इनकी चोरी जो है पकड़ी गई है। अब सवाल सिर्फ गोलीकांड का नहीं, बल्कि उस आदेश और जिम्मेदारी का है जिसके जवाब का इंतजार बिहार कर रहा है। फिलहाल सीवान गोलीकांड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि AK-47 से फायरिंग क्यों हुई और घायल प्रदर्शनकारियों को गोली किस हथियार से लगी। इन सवालों का जवाब अब बैलिस्टिक जांच और आगे की कार्रवाई से ही साफ होगा। वहीं 19 अगस्त के मार्च के ऐलान के बाद सियासत भी गरमाने वाली है। यानी सीवान में सवाल सिर्फ गोली चलने का नहीं, सवाल है कि आदेश किसका था और जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे